नाजरीन, मैं हूं वाहिद नसीम और आप देख रहे हैं और व्यू 4 टीवी न्यूज पे मेरे खुसूसी प्रोग्राम में आपका खैर मकदम है। हमारे साथ भाकू किसान सेना के अध्यक्ष अवनीत चौधरी साहब हैं और वरिष्ठ पत्रकार महेंद्र यादव साहब मौजूद हैं। हम दो पक्ष जानने की कोशिश करेंगे कि आवाम के लिए जो चिंतक हैं, पत्रकार बंधु हैं, बुद्धिजीवी हैं, वो क्या सोच रहे हैं, कृषि बिल आखिर क्यों उनको घातक नजर आ रहा है, और दूसरी तरफ हम किसान लीडर से ये बात जानने की कोशिश करेंगे दरअसल उन्हें क्या खतरे महसूस हो रहे हैं। तो नाज़रीन, मसला ये है कि आज भी और कल भी और शायद परसों भी 3 दिनों तक किसान काफी सड़कों पर निकलने की बातें कर रहे हैं, काफी निकल भी चुके हैं। NH1 शायद बंद है, पंजाब हरियाणा के लोग दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं। हालात शायद अभी तो कंट्रोल में है, बाकी आने वाला वक्त बताएगा। महेंद्र भाई, हम सीधे आते हैं बातचीत पे बिना टाइम गंवाए। तो मैं जानना चाहता हूं कि आपको ये जो 3 बिल लगातार पास किए हैं, कल तीसरा बिल भी पास कर दिया गया है, इसमें बहुत सारे प्रोडक्ट को जो है वो बाहर निकाल दिया गया है कि ये जरूरी अशिया, मतलब जरूरी चीजें नहीं है इंसानी जिंदगी के लिए, जिसे सरकार जो है वो अपने कंट्रोल में रखे, इसलिए वो व्यापारी अपने तरीके से और किसान अपने तरीके से इन सबको बेच सकता है। आपको इसमें गलत क्या लग रहा है? ये एसेंशियल कमोडिटी वाली बात करें तो एसेंशियल कमोडिटी के भंडारण की सुविधा किसान के पास नहीं है। खासतौर पर छोटे किसानों के पास तो सुविधा नहीं है। तो इस सुविधा का पूरा फायदा उठाएंगे बड़े व्यापारी या जो कंपनियां खेती करवाएंगी, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करवाएंगी, वो भंडारण करेंगी। तो उसका फायदा किसान को तो मिलना नहीं है। और जो आम जनता के पास जब ये चीजें तब आएंगी, तब ये बहुत ऊंचे दाम पर आएंगी। ये मार्केट के बजाय ये पूरा भंडारण करके रखेंगे, थोड़ा थोड़ा करके माल बाहर निकालेंगे और मनचाहे दाम पर उसको खरीदने के लिए हम और आप मजबूर होंगे। बाकी जो है कि जो सिस्टम पूरे जो विधेयक लाए गए हैं, इससे अंग्रेजों के समय जो एक हुआ था नील आंदोलन, उसको याद करने की जरूरत है, जहां पर कंपनियां, जो उस समय तो अंग्रेज थे, वो किसानों को मजबूर कर रहे थे कि आपको नील की खेती ही करनी होगी। और उससे तमाम तरह के नुकसान थे किसानों को, पूरी जमीन बंजर हो जाती थी और सब कुछ होता था, लेकिन वो सरकार मजबूर करती थी कि आपको वही करनी पड़ेगी। अब कुछ वही इसी तरह का होने जा रहा है, जो कंपनियां तय करेंगी, किसान को वही करना पड़ेगा। किसान अपने बीज, अभी तक जो देशी बीज रहे हैं, ये धीरे धीरे मार्केट से बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। उसके बाद में चाहे ये सिस्टम खत्म भी हो जाए, तब भी किसानों को बीज हमेशा विदेशों से ही लेने पड़ेंगे और ऊंचे दाम पर रहेंगे। और कई बार तो आप ये भी देखेंगे कि जो फसल जितने दाम की नहीं बिकेगी, उससे महंगे के दाम इनको बीज के पड़ेंगे। अच्छा, तो आपकी चिंता, मैं आता हूँ महेंद्र भाई आपके पास। अवनीत जी, यहाँ मैं आपसे पहले भी गुफ्तगू कर चुका हूँ, आपने कुछ कमिटमेंट अपनी जनता से, अपने किसानों से पहले भी किए थे। तो क्या आपको क्या लगता है, ये जो तीसरा भी बिल जिसमें हम बात कर रहे हैं कि आप इसको किसान अपनी मर्जी से जहां मर्जी आए बेच सकता है और जो भी दुकानदार है वो अपनी मर्जी से भंडारण भी कर सकता है, तो इसमें आपको चूक कहाँ लग रही है सर? साहब, चूक दिख रही है इसमें। तो अगर सीधी बात है, आपने एक तय तो नहीं किया ना कि किस तय में कहां तक आप लेंगे। आपने एक चीज सस्ती ली, रेट कोई मिनिमम तय नहीं कर रखा आपने। आप मिनिमम तय नहीं कर रहे हैं। मैं किसान अपना फसल लेकर मंडी में पहुंचा, आप किस रेट में बेचेंगे? आप एमपी के हिसाब से ही देख लीजिए। एमपी में मूंग के रेट क्या गवर्नमेंट ने तय किए? 7,190। और मार्केट में किस रेट में बिक रहा है? 5,5200 का रेट मंडी पे चल रहा है। क्यों? क्योंकि सरकार ने अपने रेट अभी तक ओपन नहीं किए हैं। आप ये बताइए, जब वो छोटे व्यापारी मंडियों में अपने सामान लेके चले जाएंगे तो उसका रेट कैसे मिलेगा? उसे भाव कैसे मिलेगा? मैंने अपना स्टोर करके रख लिया है, मैं एक दलाल बन गया हूँ, मैं एक बिजनेसमैन बन गया हूँ, तो मैं तो मार्केट में सॉर्ट करूंगा ना प्रोडक्ट को कि भाई सॉर्ट होगा तो महंगा होगा तो मुझे मोर बेनिफिट होगा तो क्या हुआ? किसान कम में मरेगा और आम आदमी जो सामान लेना चाहता है वो महंगाई में मरेगा। तो आपका तो तरीका ही गलत है।
नहीं तो क्या आपको ये बताइए, अगर क्या ये कहीं ऐसा खतरा तो आपको महसूस नहीं हो रहा है कि देखिए डिमांड एंड सप्लाई के सिद्धांत में जब खुले बाजार के हाथ में चीजें होती हैं, तब खुला बाजार ये करता है कि आपसे माल खरीदा जाता है, पहले वो स्टॉक कर लिया जाता है। स्टॉक करने के बाद एक महंगे दाम पर उसकी सप्लाई चल रही होती है, और जब किसान की या किसी प्रोडक्शन करने वाले का दूसरा नया स्टॉक मार्केट में आने वाला है, उससे पहले वो सस्ती कीमत पे पुराना स्टॉक निकालना शुरू करते हैं, जिसकी वजह से जो आने वाला माल है वो और सस्ता हो जाता है। और ऐसा लगता है कि ये इसकी क्योंकि कंट्रोल तो होगा नहीं, आपको ये तो है नहीं कि भाई ये इतना माल पैदा हुआ है, उसी माल की जो वितरण है वो सही तरीके से होगा, इसलिए डिमांड एंड सप्लाई के सिद्धांत में कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर ओपन बाजार के हाथ में होगा स्टॉक करना। क्योंकि अभी तो यह है कि जो जरूरी चीजें लिस्ट से बाहर की गई हैं, इन सब चीजों को आप इनका भंडारण नहीं कर सकते हैं ताकि बाजार में रेट न बढ़े। आप इनको अचानक मार्केट में नहीं उतार सकते हैं ताकि जो है आपका रेट सस्ता ना हो जाए। अगर ये सब खुली छूट जो है बाजार को मिलेगी, तो वो अपना जो गेम होता है बिजनेसमैन का, उसमें किसान जो है वो जिस तरह हमने देखा है कि बहुत सस्ती कीमत पे आपको अपनी फसल मंडी में फेंक के भी कई बार आनी पड़ती है। हमने मैं यही आने जो वाला है था, अब ये मैं आने वाला था। आपको याद होगा, हर साल की जी बात है, एमपी में क्या होता है, प्याज कोड़ियों हम्म, के भाव फेंका जाता है। इतनी तो लागत भी बिल्कुल इतनी निकलती होगी किसानों की, जिस हिसाब से फेंका जाता है। अगर हम ये पूंजीवादियों को, ये जितने भी बड़े बिजनेसमैन इसमें कूद गए, दलाल कूद गए, हम्म, बिजनेसमैन कूद गए, सीधी सीधी बात है। जी अब क्या जी होगा, किसान को तो उसी रेट से भी नीचे भी बेचना पड़ेगा, क्योंकि उसके पास माल पड़ा है, उसे तो बेचना है, नहीं तो उसकी फसल खराब हो जाएगी। अब हम्म, दलाली कहाँ हो जाएगी, वहां से माल लिया जाएगा, स्टॉक किया जाएगा, और वही रेट आप 2 या 3 महीने बाद देखिए, 100 रुपए किलो प्याज हो जाती है। 100 रुपए हाँ किलो, और कहाँ 50 पैसे पर केजी। अब आप खुद कैलकुलेट कर सकते हैं, आपने अच्छा न्यूनतम रेट तय किया है क्या फसलों पे? जी अवनीत भाई, अभी कौन सी फसल बाजार में, क्या दलहन तिलहन वगैरह कुछ आने वाला है जल्दी? भाई आप दालों पे ही देख लीजिए, दालों का तो मामला ही खराब हो गया है। आप बताइए नहीं, मैं कुछ वाजिब आपको भाई, बताने आप वाला खुद हूँ। बताइए कि अभी अभी जी जी, अभी जो बाजार में आने वाली है दलहन की फसल बाजार में आने वाली है क्या? देख, अब तो आप देखिए ना, दलहन भी खत्म हो गई है। अब तो जितने छोटे व्यापारी हैं, आप चावल की अब आने वाली है, चावल पे हमारा सारा मुंजियों पे दिक्कत होगी। आपके गेहूं आ जाएंगे, फिर गेहूं पे होंगे, हम तो सालों साल ऐसे ही पिसते रहेंगे ना। हाँ दाल ये की भी सही अगर हम बात है। बात करें, दाल की भी अगर हम बात हम्म, करें, दाल के हर साल रेट क्यों इंक्रीज हो जाते हैं? क्योंकि प्रोडक्शन कम होता है। आप ये हम्म, बताइए, अगर हम बेसिकली पश्चिम उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं, हमारे यहाँ सबसे हम्म, मुख्य फसल ही आपकी गन्ना है। अब जब हाँ पूंजीवादी इसमें जितने बिजनेसमैन कूद जाएंगे, पहले ही कूदे हुए हैं, तो आपको पैसा नहीं मिल रहा है उसका गन्ने का। आप बताइए, हम्म, एक एक साल तक रोक के रख दिया है। इसकी भी कोई छोटी है? ये 3 अध्यादेश ठीक है। जो लिया है, हम तो किसान कोर्ट तक भी नहीं जा पा रहा है साहब। ये तो एसडीएम और डीएम तक ही मामले सिक्योरिटी को खत्म कर रहे सिक्योरिटी हैं। के बारे में अपनी अपनी आप ये बताइए। सिक्योरिटी के बारे में ये ये है कि हाँ जो किसान के बीच में और कंपनी के बीच में कोई डिस्प्यूट होगा ना, तो हाँ किसान को कोर्ट जाने का भी अधिकार नहीं है। सीधा मैं अच्छा एसडीएम के आपको पास बता जा दूं सकते ना, हैं, और एसडीएम जो एसडीएम फैसला और करेगा वही मानना पड़ेगा। श्योरिटी इस बात की है, यानी उल्टी है श्योरिटी मैं मैं वही कि मैं वही जानना चाहता हूं कि जी पेमेंट हमें किसानों को मिल नहीं रही है साहब, तो छोटी एसडीएम हाँ देगा? एसडीएम डीएम तो खुद पूंजीवादियों की बात करते हैं, आप सरकार की बात करते हैं। हमारा पैसा नहीं आता, किसान आंदोलन करता है, सड़क पे उतरता है, तो क्या कौन छोटी देता है हमें? डीएम ही तो छोटी देता है बैठ के कि हाँ आएगा, पेमेंट आएगा। डीएम किसके अच्छा, आदेश पे काम करता है? सरकार के मतलब आदेश पे किसान काम कोर्ट करता में है। भी अपील नहीं कर सकता? महेंद्र भाई, क्या कोर्ट में बिल्कुल अपील भी नहीं कर सकता किसान के वो उसके उसका नहीं उसका कर उसके साथ इंसाफ होना एसडीएम चाहिए? एसडीएम जो है वो फाइनल अथॉरिटी है, एसडीएम के ऊपर डिपेंड करेगा। एसडीएम को अब चाहे पूंजीपति या जो व्यापारी लोग हैं वो जिस तरह से चाहे सेट कर लें, अधिकतम छूट इनको अच्छा इसमें जो है, जो मैंने पढ़ा और समझा है उसमें ये है। और हम्म, तमाम और भी लोगों ने, भारतीय किसान संघ के और तमाम जो बड़े जानकार हैं, उन्होंने भी इस बात को लिखा है हम्म, कि इसमें सिर्फ एसडीएम के पास जा सकते हैं। कोर्ट का प्रावधान इसमें खत्म कर दिया गया है। ओके। महेंद्र भाई, मैं अगला सवाल आप ही से पूछ लेता हूँ। आप ये बताइए कि जिस तरीके से किसानों को एक तरह से बाजार के हवाले कर दिया गया है, इसमें एक खेल ये भी हो रहा है कि आप साइट पर जाइए, एक साइट है फ्लिपकार्ट नाम की, अभी लॉगिन करिए,
उसके फोटो हमने खिंचवा लिए हैं, अभी उसके स्क्रीनशॉट ले लिए गए हैं ताकि वो बदल ना दे। तो आपको ये बता दूं कि उस पर आपको दाल बिक रही है 1 रुपए किलो, 6 रुपए किलो, 5 रुपए किलो, इस तरह आपको गिफ्ट की जा रही है दाल। अगर इसी तरह का गेम आप जब किसान अपने बाजार में माल लेके मंडी में पहुंच रहा होगा और थोड़ा नुकसान उठाने के लिए अगर वेबसाइटों पर इस तरह का जो बड़े व्यापारी, जिसे वॉलमार्ट आप कहते हैं, जिसे आप रिलायंस फ्रेश आप कहते हैं, जिसे आप बड़े व्यापारों के आउटलेट हैं, जिनके लिए 200 करोड़ रुपए का गेम घाटे में जाकर और 1000-2000 करोड़ रुपए कमाने का जो उनकी मैनिपुलेशन होती है, इसी तरह अगर उन्होंने जब किसानों का माल बाजार में जाए और वो इसी तरह 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपए किलो में फसल का बिक्री ऑनलाइन कर देंगे, तो किसान तो मुफ्त में उसको में फ्री में फेंक के आना पड़ेगा अपना माल। अगर सरकार का कोई कंट्रोल नहीं है, कुछ नहीं है, तो इसमें एक पहलू तो ये है कि किसान को अपना माल फेंकना पड़ेगा महेंद्र भाई। दूसरा पहलू ये है कि भारतीय किसान जो इस देश की अर्थव्यवस्था को चलाता है, भारतीय किसान जिसे अन्नदाता कहा जाता है हिंदुस्तान के अंदर, वो भारतीय किसान तो लूट जाएगा, अपने खून पसीना बहाकर आपके लिए अनाज उगाएगा, दलहन उगाएगा, तिलहन उगाएगा, और उसके बाद ये तमाम स्टॉकिस्ट स्टॉक करके आपको जो आम इस देश की जनता है उस तक एक महंगी कमाई देंगे, महंगी कीमतों में देंगे। यानी किसान भी मेहनत करके वो अपने देश को जो दान, वो जो अपना श्रम दान देना चाहता था वो भी नहीं दे पाएगा, और जो आम मजदूरी करने वाले या मेहनत करने वाले या उद्योग चलाने वाले लोग हैं वो भी सब बहुत महंगी कीमतों पर अगर इन चीजों को खाएंगे तो ये तो मतलब दोनों तरफ लूट गए। यानी कि आम आदमी जो अपने घरों में बैठा है वो भी लूट गया, और जो किसान ने खेतों में अपना खून पसीना बहाकर आपके लिए खाना उगाया है वो भी लूट गया, और सिर्फ चंद लोग जो बिचौलिए हैं वो सब लूट गए। तो ये तो हमारे प्रधानमंत्री जी तो कह रहे हैं कि हमने बिचौलिए खत्म कर दिए, यहाँ तो बिचौलियों की मुझे चांदी चांदी नजर आ रही है और देश लूटता हुआ नजर आ रहा है। प्रधानमंत्री तो ऐसे डॉक्टर हैं जिनके सामने किसान को ये अध्यादेश रूपी उसकी हालत सुधारने के लिए ऑपरेशन करके ले जाया जा रहा है, और किसान देखते ही पहचाना कि अरे भैया ये तो वो डॉक्टर है जो पहले 2 ऑपरेशन बिगाड़ चुका है, नोटबंदी का और जीएसटी का 2 ऑपरेशन ये बिगाड़ चुके हैं, और अभी तीसरे सुधार के नाम पर, इलाज के नाम पर किसान को फिर से पकड़ के ले जा रहे हैं। देखिए 2 बातें होती हैं, नीति और नियति। इस समय जो कोरोना का और जो संकट चल रहा है, पूरे देश में चल रहा है, पूरी दुनिया में चल रहा है, अब सरकारी काम कार्यालयों से लेके तमाम जगह अभी भी काम नहीं हो पा रहा है, अदालतें नहीं लग पा रही हैं, और ऐसे में देखिए संसद खुलते ही लगातार बिल अभी तक 10, 15, 20 बिल पास किए जा चुके हैं, क्योंकि इनको आशंका है, पूरी बात आशंका थी और वो सच भी साबित हुई कि जो जितने बड़े कदम उठाने जा रहे हैं ये बहुत बड़े हिस्से को बर्बाद करने वाले हैं, इसका विरोध होगा। इसलिए उन्होंने इसके लिए ये सही मौका चुना, इसीलिए उन्होंने ये मौका चुना है कि इसमें विरोध, इतना विरोध तो हो पा रहा है, लेकिन अगर कोरोना का माहौल ना होता तब तक अब तक तो पूरी सड़कों पर सारे किसान से लेके सारे आढ़तिये और तमाम वर्ग अब तक आ चुके होते। मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूं, लेकिन आता हूं अवनीश जी आता हूं आपके साथ। जी मैं आता हूं। मैं बताना चाहूंगा कि किसान भूखा मर रहा है, किसान तकलीफ में है, किसान तो जब भी उतरेगा, कोरोना से नहीं डरेगा किसान। अभी आप चाहे कितनी भी कर लीजिए। जी अवनीश भाई एक बात सुनिएगा, महेंद्र भाई, अवनीश भाई, दोनों से एक बात पूछता हूँ। एक तरफ आप कह रहे हैं कि देश में जनता जो है वो सड़कों पे उतर जाएगी इन सब चीजों को लेकर, और मैं किसान की तरफ से अगर देखता हूं तो आप ही की किसान यूनियन, जो भारतीय किसान यूनियन है, जिनको किसानों के बड़े नेता माना जाता है, वो तो हमारे योगी जी से बड़े खुश हैं और उनके साथ बैठकर चाय पी रहे हैं, और मतलब जो है वो उनकी काफी संतुष्ट नजर आ रहे हैं इस भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों से। आप कह रहे लोग सड़कों पे उतर जाएंगे। इधर महेंद्र भाई आपसे भी जवाब दे दीजिएगा, तो पहले अवनीश जी दे देंगे फिर आप दे दीजिएगा। मैं आपसे भी सवाल साथ ही पूछ, पहले आप जवाब दे दीजिएगा। मैं आपको जवाब दे देता हूँ। क्या हुआ था कि आजादी के बाद से कांग्रेस ने सोच लिया था कि भारत तो तुम्हारा अधिकार हो गया, तुम्हारी सत्ता है, तुम जैसा चाहो वैसे चला लो। प्रजा ने, पूरे देश ने उसे पलट के रख दिया, मोदी जी पे विश्वास किया और मोदी जी को आगे किया। आज भी वही चीज हो रही है, मोदी जी को आगे लेकर गए हैं तो मोदी जी ने चौक कर दी है।
सेम तरीका मैं बता रहा हूं, ऐसा नहीं है कि भारतीय किसान यूनियन ही सारे संगठनों के माई बाप हो गया, किसानों का माई बाप हो गया है। किसान इन चीजों को समझते हैं, कोई कहीं भी बैठा है, चाय पी रहा है, बिस्किट खा रहा है या कुछ भी कर रहा है, किसान अपने अधिकार को नहीं छोड़ेगा। किसान जब तक सहन कर सकता है, जब तक जरूरत है। अब आज सड़क पे उतरने की जरूरत है तो वो जाके किसी से मीटिंग करने के लिए नहीं बैठेगा, सड़क पे उतरेगा और 3 अध्यादेश को वापस लेने के लिए मेहनत करेगा। नहीं तो आपका संगठन का क्या प्लान है? आपके संगठन का क्या ऐलान है? हम तो सड़क पे उतर के आंदोलन करने वाले आदमी हैं। हमने आपको पहले भी बताया था, 26 तारीख को हमारी मीटिंग है। 26 तारीख को कमिश्नरी के बाद, अलीगढ़ के बाद हम अपनी घोषणा कर देंगे। जिस तरीके से हम अपनी रूपरेखा बताएंगे, हम आपके सामने ले आएंगे उसे। जी ठीक है। महेंद्र भाई, आप चलो वो तो 26 तारीख को बताएंगे, मगर उनके अभी एक खबर चल रही है नेशनल टेलीविजनों पे कि बड़े संतुष्ट हैं अपने किसान, भारतीय किसान यूनियन के लोग, चाय पी रहे हैं, बिस्किट भी खा रहे होंगे शायद, वो मुझे नहीं पता है। महेंद्र भाई, आप ये बताइए कि आपके लोग जो इस वक्त 1 रुपए, 2 रुपए, 4 रुपए में फ्लिपकार्ट जैसे ई कॉमर्स से अगर सस्ता माल खरीद रहे हैं और वो सड़कों पे उतर जाएंगे कल, तो ये अभी तक तो मुझे कोई आम आदमी में, बुद्धिजीवी में या किसी पत्रकार में कोई सुगबुगाहट दिखी नहीं है। तो आपके कहने से सब कैसे हो जाएगा? हमारे कहने से नहीं हुआ है, किसानों के कहने से हुआ है। किसानों के आंदोलन जो शुरू हुए हैं, जो पंजाब से शुरू हुए हैं, वो हरियाणा से शुरू हुए हैं, उसके बाद सुगबुगाहट हम लोगों में आई है। शुरुआत किसानों से हुई है, शुरुआत पत्रकारों से और चिंतकों से नहीं हुई है। जो पंजाब में जो किसान जो जहर खा के जो अनशन कर रहे थे, या जो प्रीतम सिंह, उनकी जो मौत हुई है, उसके बाद से जो हुआ है, उससे हम लोगों के अंदर चेतना आई है। उसके बाद से हम लोगों ने इसको समझने की कोशिश की है। तो किसान तो पहले से समझ रहा है। अब धीरे धीरे जब लोगों को ये भी लगने लगा कि ये मामला केवल किसानों तक नहीं है, इसके बाद एक और बिल आ गया जिसमें मजदूरों को बिल्कुल मजदूर मारक बिल पास हो गया, जिसमें 300 से ज्यादा कंपनी जिनके एम्प्लॉय होंगे उनमें से कोई भी कभी भी किसी को निकाल सकते हैं। तो इसके बाद से अब ये भी आढ़तिये भी शिकार हो रहे हैं। इससे पूरे जैसे जैसे हर तबके को लगता जाएगा कि अरे वो भी इसकी चपेट में आ रहा है, केवल किसान नहीं आ रहे हैं, तो सबको खड़ा होना ही पड़ेगा। और जो कोई किसान, कोई नेता अगर योगी मोदी जी के साथ में चाय पी रहे हैं, तो एक तो वो इस तरह की एक तो अफवाहें भी होती हैं, हर बात पर मैं यकीन नहीं करता हूं। दूसरी बात, अगर कुछ पी भी रहे हैं चाय के साथ में, तो वो साइडलाइन हो जाएंगे, वो किनारे पड़ जाएंगे। भाजपा से उनको व्यक्तिगत लाभ कुछ भले ही मिल जाए, लेकिन ये सारे नेता जो दलाली करेंगे, ये किनारे हो जाएंगे। आंदोलन जब भीड़ के सामने खड़ा होगा, तो उसमें कोई छोटा मोटा दल या छोटा मोटा संगठन उसको नियंत्रित नहीं कर पाएगा। राजस्थान और गुजरात में भारतीय ट्राइबल पार्टी है, वो बड़े तेज आंदोलन चला रहे हैं। इसी तरह से अब पूरे देश में चल रहे हैं। भारतीय किसान यूनियन का अपने आप में एक बड़ा योगदान रहा है पहले, लेकिन आज की डेट में ऐसा नहीं है कि भारतीय किसान यूनियन जो पूरे भारत के किसानों की यूनियन हो, कि उसमें आपने किसानों के उनके कुछ नेताओं को सेट कर लिया तो उससे वो सारे किसानों को मार लेंगे। किसान ऐसे दलाल नेताओं को अलग करके फेंक देंगे। मैं महेंद्र भाई आपसे कमिटमेंट लेता हूं कि आप अपने चैनल पे अवनीत भाई को, जो नए संगठन, जो नया नहीं बल्कि इनका काफी पुराना है, काफी काम कर चुके हैं और किसानों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, आप इनसे, मैं नंबर आपको भी दूंगा इनका, तो आप कांटेक्ट करिए, पूछिएगा कि चलो किसान यूनियन नहीं तो कोई तो किसानों का कम से कम हमनवा बने, जो उनकी बात उठाए, उनकी बात कहे। जो हालांकि वो काफी, मतलब पश्चिमी उत्तर प्रदेश में काफी अच्छा लड़ रहे हैं, मगर इन संगठनों में कोई डिस्प्यूट नहीं है। एक संगठन है जो नहीं आना चाहता है अभी शायद किसानों की बात को आगे लेकर, और दूसरा ये संगठन है जो लेने की, आगे आने की बात कर रहा है। ये तो आने पर ही पता लगेगा कि नहीं है। देखिए, संगठन कोई आए ना आए, हम तो जर्नलिज्म कर रहे हैं, हमारे टेलीविजन का काम है कि भाई जिसकी जो बात है वो जनता तक पहुंचाए, एक दूसरे तक पहुंचाए। सरकार की नीति तो जो महेंद्र भाई ने अभी बताई है कि उन्होंने मजदूरों का भी जो है अमेरिका, कनाडा, यूरोप बना दिया है। एक नाजरीन, आप लोगों को एक चीज मैं बता दूं पूरी तरह से, वो समझ लीजिएगा। यहां पर कंपनी एक्ट में जिस तरह के बदलाव किए जा रहे हैं, हम नकल कर रहे हैं उन देशों की जो संपन्न देश हैं, जिन्हें विकसित देश कहा जाता है, जहां पर आपके बच्चा पैदा होने की खर्चे सरकार देती है, पढ़ाने के खर्चे सरकार देती है। जब आप बेरोजगार हो जाते हैं तो बेरोजगारी में
रोजगार देने की गारंटी सरकार की होती है। जब तक सरकार आपको जॉब नहीं देती है तब तक आपको 70% ऑफ द सैलरी, मिनिमम सैलरी का पैकेज आपको दिया जाता है। ना आपको मेडिकल सुविधा कट होती है। मिनिमम जीने की जो सुविधाएं एक भारत में अमीर आदमी जिस जिंदगी को जीने की सोचता है, वो उन देशों में एक आम गरीब बेरोजगार आदमी को फ्री में, मुफ्त में मिलती है। तो एक तरफ हम 130 करोड़ की पॉपुलेशन में चंद लोगों को, जिन जो यूरोपियन कल्चर को जी सकते हैं, जो मुट्ठी भर लोग हैं, उनके हिसाब से पूरे देश के नक्शे को बदल देंगे, मजदूरों की जिंदगी को बदल देंगे, किसानों की तकदीर को बदल देंगे। ये क्या हो रहा है इस देश में? और अफसोस की बात यह है कि इस देश की जनता ऐसे लोगों के इन्फ्लुएंस में आती है जो जो जिनकी वो टाई कोट देखती है, जिनकी गाड़ियां देखती है, वो अपने पैरों के फटे हुए चप्पल नहीं देखते, वो अपने जानवरों की भूख नहीं देखते, वो अपने खेत के जो उनके तिलहन दलहन और अनाज है उसके दाम नहीं देखते। अजीब हिंदुस्तान हो गया है। कहां जा रहा है महेंद्र भाई ये जो हालात है? अवनीत जी, आपको क्या लगता है? कि मुझे तो लगता है कि किसान आपके पश्चिमी उत्तर प्रदेश के संतुष्ट हैं और आम जनता में भी कोई सुगबुगाहट मुझे नजर नहीं आ रही है। आखिरी सवाल है आपसे, बताइए क्या करें? आप कुछ लोगों को देखकर ये नहीं कह सकते पश्चिम में बड़ी शांति है। शांति का मतलब है तूफान आने वाला है। अभी वक्त आ रहा है, आप जितनी आचार संहिता लगानी है वो लगाइए, जितने कर्फ्यू लगाने हैं वो लगाइए। आपको मैं ये जानकारी दे दूं, सरकार ने कर्फ्यू लगा दिया है चारों तरफ, लेकिन कर्फ्यू से आपका जो 3 अध्यादेश है वो माने नहीं जाएंगे। किसान उतरेगा, आंदोलन करेगा, कर्फ्यू को भी तोड़ेगा। दूसरी, आपने बहुत अच्छी बात कही, संपन्न देश है उसके हिसाब से एक काम कर रहे हैं, नकल कर रहे हैं, सीधी बात हम कह सकते हैं, नकल कर रहे हैं। आप एक छोटे छोटे बेसिक्स हैं हम जिन पे बात करें, क्योंकि आज तो मैटर 3 अध्यादेश का हो रहा है। नहीं तो आप ये बताइए, आप कोई भी गाड़ी लेते हैं, कोई भी व्हीकल लेते हैं, उस पे आप रोड टैक्स पे करते हैं। जब भी गाड़ी लेंगे आपका खर्चा आएगा गाड़ी का, रोड टैक्स पे करेंगे और आपकी इंश्योरेंस होगा, गाड़ी बाहर निकल आएगी। अब हम इसे दूसरे वे से देखते हैं। हम जब रोड टैक्स पे कर चुके हैं पूरे भारत में घूमने के लिए, तो हम टोल टैक्स क्यों दे रहे हैं? हम इनकम टैक्स दे रहे हैं तो हम टोल टैक्स क्यों दे रहे हैं? ये सवाल जब पूछते हैं तो सबकी बोलती बंद हो जाती है। इसके अलावा हम आपसे अपनी फसल के दाम ही तो मांग रहे हैं। हम मांग क्या रहे हैं आपसे? आप हमारी फसल एडवांस लेते हैं और एक एक साल में हमारा उसका पैसा देते हैं। क्या ये सरकार की नीयत ठीक है? किसान ज्यादा बड़ी चीज नहीं मांग रहा है भाई साहब आपसे सिर्फ एक चीज मांग रहा है किसान की, भैया तुम ये फसल ले रहे हो उसके दाम सही दे दो और वक्त पे पैसा दे दो। आज आप ये 3 अध्यादेश लाने के बाद हमारे बीच में दलालों की गैंग बना दिया है। आपको लगता है कि बड़े बड़ी इंडस्ट्रीज आएगी किसानों के पास और कहेगी भाई साहब आप अपना चावल दे दीजिए, गेहूं दे दीजिए, दालें दे दीजिए? नहीं, बीच में दलाल छोड़ेगी। अब उन दलाल का क्या काम है? हम किसानों को भी मारेगी और इधर से भी कमाएगी और उस चीज को महंगाई पे ले जाएगी। हमसे 50 पैसे पर किलो प्याज खरीदा जाएगा और क्या करेंगे? स्टॉक करके उसी को 100 रुपए किलो बेचेंगे। जो ये शहरों में आज बैठकर ये कह रहे हैं ना कि नहीं अध्यादेश तो बहुत बढ़िया आ रहा है, जो पढ़े लिखे बुद्धिजीवी शहरों में बैठे हैं उन्हें उस दिन पता चल जाएगा जब के रेट महंगे हो जाएंगे, उनसे खरीदना भारी हो जाएगा। उस दिन उनको पता चलेगा कि किसान किस चीज का आंदोलन कर रहा था। बेशक ये इम्बैलेंस है जी। एक भी देखिए, किसान जो कंपनियां हैं वो किसानों से क्या 1 to 1 बात कर पाएंगी? क्या ये प्रैक्टिकल है? नहीं है। कॉमन के रूप में बात करेंगी। और जब किसान को अगर कोई बात कहनी होगी कंपनी से तो वहां सुनने वाला कोई नहीं होगा। भाई कोई एक व्यापारी हो तो उससे सीधी बात कर ले। यहाँ तो कंपनी है, किसान तो नंबर लगाता रहेगा, बहुत से बहुत एक ये कॉल सेंटर टाइप का नंबर लगा देंगे। तो किसान तो भाई इसमें एक बात पे और चर्चा नहीं हो रही है, ना किसान यूनियन के लोग कर रहे हैं, किसान नेता कर रहे हैं, ना पत्रकार कर रहे हैं। जब आपने विदेशी जो WTO के तहत अगर आपके यहाँ सब्सिडाइज और कंट्रोल चीजें हैं, इसी वजह से आपके पास विदेशों से जो माल पैदा होता है वो कम आ पाता है, क्योंकि वहां रेट का और यहाँ रेट का डिफरेंस आता है। आप अपना MSP देने के बाद भी एक चीजों को कंट्रोल करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर कंट्रोल रखते हैं। जब ये पूरा ओपन बाजार आप कर देते हैं तो जिस तरह से आपके KFC फलाना ठिकाना इस तरह के प्रोडक्ट जो है अपने ही माल को विदेशों से मंगाते हैं, पैक और उसको पूरी तरह से उनका प्रोडक्शन होता है, वो उसी तरह के अगर आउटलेट जिस तरह से आपका वॉलमार्ट है या फिर दूसरी कंपनियां हैं बहुत सारी, सबका नाम क्या लो, फ्लिपकार्ट का नाम ले चुका हूं, कैसे बेच रहा है। अगर आप देखेंगे कि कनाडा में जो है वो
मात्र 3-4 करोड़ लोगों की आबादी है, 3.5 करोड़ की, और जमीन हिंदुस्तान से भी कहीं ज्यादा है, उनके पास सब एक्स्ट्रा होता है। अगर वो भारत की मंडी में डंप कर देंगे और इम्बैलेंस कर देंगे रेट को, अगर सरकार का निजाम संरक्षण देने का नहीं होगा किसानों को, तो किसान भी मारा जाएगा और गरीब मजदूर भी मारा जाएगा, ऐसा मेरा भी मानना है। और आपको ये तमाम चीजों को शोध करके बात करनी चाहिए कि इन तमाम कंपनियों में स्टेक होल्डर कौन है और क्या किसानों के साथ खेला जा रहा है। आखिर क्या मजबूरी है कि हम हर शर्त मानने के लिए तैयार हैं, एक्सेस प्रोडक्शन को अपने यहाँ डंप कराकर अपने ही किसान को बर्बाद करना और अपने ही लोगों को ज्यादा महंगी चीज खरीदने पर मजबूर करने की पॉलिसियां बनाने का। देखिए, अब मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं, जो जैसे कहा गया है कि किसानों को स्वतंत्रता दी गई है। जब तेल के दाम फ्री किए गए थे, वो कहा गया था कि अब ये मार्केट से सीधे नियंत्रित होंगे, तो जब अंतर्राष्ट्रीय मार्केट तेल के दाम बढ़ते रहे, तब यहाँ पर पेट्रोल खूब महंगा होता रहा, और जब अंतर्राष्ट्रीय मार्केट के दाम एकदम जमीन पर आ गए, तब उसके बाद में कम नहीं हुए दाम। तब जो यहाँ पर देशी मार्केट में ही कम होने चाहिए थे, वो नहीं हुए। तो ये स्वतंत्रता इस तरह की होती है। रिलायंस फ्रेश के मार्केट में आने के बाद जी रिलायंस फ्रेश मार्केट में आने के बाद देखिए, फसल पर दलहन का रेट 20-30 रुपए किलो आ जाया करता था। ये एक बार 200 तक गया, अब 100-150 के ऊपर ही रहता है, नीचे नहीं आता है। जबकि किसान की फसल का जब रेट आता है तो वही सिर्फ उसको खरीदा जाता है। बहुत सारी चीजें हो रही हैं जो बड़ी कंपनियों को लाभ पहुंचा रही है, जिस तरह विदेशों में होता है कि आने वाले टाइम में ऐसा हो जाएगा। आप अभी सभी प्रैक्टिकल जानते हैं कि बाहर से आप दाल खरीदते तो क्या रेट मिलती है और मॉल में जाके रिलायंस मार्ट में खरीदते तो क्या रेट मिलती है। डिफरेंसेस वही रेट का आ जाता है। अब इसका मतलब ये है कि आने वाले टाइम में जितनी इंडस्ट्रीज नीचे से सामान लेगी, उतना ही ऊपर के रेट में वो बेचेगी। इतना मार्जिन तो आपके सामने प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल, इसे चेंज करने की जरूरत नहीं है। जबकि सरकार का काम ये था कि वो रियल डेटा इसे बनाए। रियल डेटा में आपके किसानों की फसलों का सही पता चलेगा कि कितने किसान किस फसल को मुख्यतः बोते हैं और फसल हमारे पास कितनी होती है। उसके हिसाब से हमें आगे का काम करना था, ना कि हमें प्राइवेट सेक्टर को बेचना चाहिए था। प्राइवेट सेक्टर तो दुनिया भर की चीजें कर लेंगे। आप ये देख लीजिए, प्राइवेट सेक्टर की मैं बात कर रहा हूँ, किंगफिशर पैसा लेकर निकल गया, क्या कर लिया किसी ने? अगर बाई चांस ऐसा, मेरी बात सुनिए, बाई चांस ऐसा कोई चीज होती है, प्राइवेट सेक्टर उठाता है, किसानों से कांटेक्ट करता है, दुनिया भर की फसलें उगवाता है और वो उसको पैसा नहीं देता है कांटेक्ट करने के बाद, उसके लिए कौन लड़ेगा? एसडीएम से ऊपर डीएम तक है। हम कोर्ट में भी नहीं जा सकते तो कहां जाएंगे? एसडीएम डीएम किन के लिए काम करते हैं साहब? सरकार के लिए काम करती है कि प्राइवेट लोगों के लिए काम करती है? आप बताइए। ठीक है अवनीश जी, आपकी बात आपने रखी। देखिए अवनीश जी और महेंद्र भाई का भी कहना है, अवनीश जी स्पष्ट कह रहे हैं कि उनके तो कोर्ट के अधिकार भी नहीं है कि वो कोर्ट में जाकर कहें, और अगर उनकी कोई लेवी जैसी कंपनी बनाकर किसानों का माल खरीदे और वो जिस तरह कई व्यापारी भागे हैं उस तरह उनका पैसा लेके भाग जाए, तो वो तो कोर्ट में भी नहीं जा सकते, सरकार इसकी जिम्मेदार होगी नहीं। इतने बड़े रिस्क फैक्टर पर किसानों को छोड़ देना और इसकी वाहवाही करना, हो सकता है प्रधानमंत्री जी सही कह रहे हो सकता है उनके समर्थक सही समझ रहे हो सकता है पत्रकार बंधु भी सही समझ रहे हो, मगर कुछ डाउट तो मुझे भी नजर आते हैं चीजों के, जिनके मैंने जाहिर किया है। ये मैंने रेट भी बताए हैं सब चीजों के आपको कि कहाँ जा रही हैं। इस विषय पर खुलकर बहुत बात करने की जरूरत है, मगर मुझे अभी लगता नहीं है कि हिंदुस्तान का जो इंसान है, चाहे वो किसान है या आम इंसान है, वो जहनी तौर पर अभी किसी बदलाव के मूड में है, मुझे ऐसा नजर नहीं आता है, बल्कि किसी चमत्कार के उम्मीद में है। शायद वो चमत्कार होगा कि नहीं होगा वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा, मगर पिछले 6 सालों में हम लगातार एक के बाद एक सीढ़ियां उतरते गए हैं और हम एक भी सीढ़ी नहीं पाए, चढ़ नहीं पाए, डाउनफॉल की तरफ हम जा रहे हैं। ये कड़वी सच्चाई है। आप अपनी कैलकुलेशन लगाते रहिए, मगर 4 टीवी देखते रहिए। प्रोग्राम में फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।